Hello everyone. Welcome back to Study with Soumya. This is part 1 of our quick fire revision series where complex topics are simplified into easy to remember visual charts. Today, we are diving into chapter 2, the Constitution from your JIGL syllabus. No extra talk, just straight up revision that helps you retain more in less time. And yes, if you are looking for full-fledged classes, I've got you covered there too. Just drop me a DM on Instagram. The link is in the caption. Let's jump right in. The very first topic is Indian Constitution. 26th of November 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिशियली अडॉप्ट किया गया था. दैट मीन्स कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसे फाइनली साइन कर दिया था और इसीलिए इस दिन को हम नेशनल लॉ डे के रूप में मनाते हैं. लेकिन इसे लागू कब किया गया? वो हुआ 26 जनवरी 1950 को. ये डेट सिर्फ रैंडमली नहीं चूज की गई थी. ये वही दिन था जब 1930 में पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन पास हुआ था. सो इट हैज़ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस ऑल्सो. तभी 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि उस दिन इंडिया बना अ सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का एक सबसे डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है क्योंकि इसमें हर चीज़ बहुत क्लियरली लिखी गई है. सिटीजन्स के राइट से लेके प्रेसिडेंट के पावर्स तक, जुडिशरी के रोल से लेके इलेक्शन कमीशन तक. इट हैज़ टोटल 448 आर्टिकल्स. हर एक स्पेसिफिक टॉपिक कवर करता है. जैसे आर्टिकल 14 टॉक्स अबाउट राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 21 इज अबाउट राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. इसमें 25 पार्ट्स हैं. ये मेजर डिविजन्स हैं जैसे पार्ट 3 टॉक्स अबाउट फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 4 डील्स विद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड इट हैज़ 12 स्केड्यूल्स. ये बेसिकली अटैचमेंट्स हैं जिसमें एक्स्ट्रा डिटेल्स होती हैं. फॉर एग्जाम्पल 8th स्केड्यूल में ऑफिशियल लैंग्वेजेस दी गई हैं. एंड लास्ट, ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू, एक बॉडी जिसमें डिफरेंट स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स थे. इस असेंबली के अंदर एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर. उनको हम फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं. उन्होंने अलग अलग कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशंस को स्टडी किया जैसे यूएस, यूके, कनाडा, आयरलैंड, और उनमें से बेस्ट फीचर्स को पिक करके एक यूनिक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया जो हमारी नीड्स के अकॉर्डिंग था. द सेकंड टॉपिक इज प्रीएम्बल. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. ये सिर्फ वर्ड्स नहीं हैं, ये हमारे इंडिया के कुछ कोर वैल्यूज़ हैं. एक एक करके समझते हैं विद एग्जाम्पल्स. द फर्स्ट वन इज सोवरेन. इट मीन्स दैट कि हम अपने फैसले खुद लेते हैं. इंडिया इज़ अ कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट कंट्री. कोई भी फॉरेन पावर हमें कंट्रोल नहीं करता है, ना ही लीगली ना ही पॉलिटिकली. फॉर एग्जाम्पल, इंडिया किसी भी दूसरे देश से परमिशन नहीं लेती है अपनी फॉरेन पॉलिसी या डिफेंस डिसीजंस के लिए. नेक्स्ट इज सोशलिस्ट. इट मीन्स दैट सोसाइटी के सभी लोगों का भला. गवर्नमेंट की पॉलिसी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए बनाई जाती हैं, स्पेशली पुअर और बैकवर्ड लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, मिड डे मील स्कीम्स, फ्री राशन, ये सब पॉलिसीज सोशलिस्ट थॉट को रिफ्लेक्ट करती हैं. नेक्स्ट इज सेक्युलर. इट मीन्स दैट सभी धर्मों का सम्मान. इंडिया में कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है. गवर्नमेंट हर रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट देती है. नेक्स्ट इज डेमोक्रेटिक. गवर्नमेंट का पावर आता है लोगों से. हम वोट करते हैं और लीडर्स को इलेक्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लोकसभा इलेक्शंस, स्टेट इलेक्शंस, आपका वोट ही डिसाइड करता है कि कौन सीएम या पीएम बनेगा. नेक्स्ट इज रिपब्लिक. इट मीन्स दैट कोई भी राजा महाराजा नहीं है. देश का हेड ऑफ स्टेट दैट इज प्रेसिडेंट पब्लिक ही इनडायरेक्टली इलेक्ट करती है. दैट इज इंडिया में कोई भी हेरिडिटरी किंग नहीं है. यूके में क्वीन या किंग होता है जो फैमिली लाइन से बनता है, बट इंडिया में प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है थ्रू एन इलेक्टोरल प्रोसेस विच मेक्स अस अ रिपब्लिक. अब हम समझेंगे प्रीएम्बल का सेकंड पार्ट जिसमें लिखा है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का अल्टीमेट एम क्या है, यानी इंडिया के हर सिटीजन को क्या मिलना चाहिए. एंड टू सिक्योर टू ऑल सिटीजन्स
फर्स्ट इज जस्टिस। कॉन्स्टिट्यूशन हर सिटीजन को फेयर ट्रीटमेंट का राइट देता है, चाहे वो किसी भी कास्ट, जेंडर या रिलीजन का हो। 3 टाइप्स ऑफ जस्टिस होती हैं। फर्स्ट इज सोशल जस्टिस, कोई अनटचेबिलिटी या डिस्क्रिमिनेशन ना हो। इकोनॉमिक जस्टिस, पैसा और रिसोर्सेज सिर्फ अमीरों तक सीमित ना हो। एंड पॉलिटिकल जस्टिस, विच मीन्स सबको वोट देने और इलेक्शन लड़ने का इक्वल राइट हो। नेक्स्ट इज लिबर्टी। हर सिटीजन को फ्रीडम है सोचने की, अपना ओपिनियन देने की और अपना बिलीफ और फेथ चूज करने की। नेक्स्ट है इक्वालिटी। लॉ की नज़र में सब बराबर हैं, कोई छोटा या बड़ा नहीं है, सबको सेम अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, चाहे वो जॉब हो, एजुकेशन हो या कोई भी फील्ड हो। एंड द लास्ट इज फ्रेटर्निटी। सिटीजन्स के बीच ब्रदरहुड का फीलिंग प्रमोट करना, ताकि कोई हेट्रेड ना हो और सब मिलकर एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाए। ये वैल्यू इंश्योर करती है कि सबकी डिग्निटी प्रोटेक्ट हो एंड यूनिटी इन डाइवर्सिटी मेंटेन रहे। द नेक्स्ट टॉपिक इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल और यूनिटरी? काफ़ी बुक्स कहती हैं इंडिया इज फेडरल, कुछ कहते हैं इट इज क्वाजी फेडरल। सो लेट्स डिकोड दिस इन सिंपल लैंग्वेज विद एग्जांपल्स। सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट डज फेडरल मीन। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स। दोनों लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट होते हैं अपने स्फेयर में। यूएसए इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। The next question which comes up is Indian Constitution federal? Yes, Indian Constitution is basically federal in nature, but with some unitary structure. Let's understand this one by one. The first point is mode of formation. India is a union of states. Article 1 of the Constitution भी यही कहता है. Like USA में 50 states ने agreement करके एक फेडरेशन बनाया, वैसे ही इंडिया में भी प्रिंसली स्टेट्स ने ज्वाइन किया था आफ्टर इंडिपेंडेंस। सो इंडियाज फॉर्मेशन हैज़ अ फेडरल कैरेक्टरिस्टिक। द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑटोनॉमी टू स्टेट्स। इंडिया में सेंटर और स्टेट्स दोनों के पास अपने अपने पावर्स हैं, जैसे स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। फॉर एग्जाम्पल हेल्थ, पुलिस, एग्रीकल्चर जैसे एरियाज में स्टेट अपने लॉ बना सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज नो ड्यूअल सिटीजनशिप। यूएसए में लोग ड्यूअल सिटीजन्स होते हैं, एक स्टेट के, एक यूएसए के। इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, चाहे आप दिल्ली के हो या केरला के, आप सिर्फ इंडियन सिटीजन हो। दिस इज अ यूनिटरी फीचर। नेक्स्ट पॉइंट इज रेसिडुअरी पावर्स विद द सेंटर। फेडरल सिस्टम्स लाइक यूएस में जो पावर्स स्पेसिफिकली मेंशन नहीं होते वो स्टेट के पास जाते हैं, लेकिन इंडिया में क्या होता है, रेसिडरी पास यानी जो तीनों लिस्ट में मेंशन नहीं है वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास होती है पार। इट इज स्टेटेड इन आर्टिकल 248। दिस अगेन शोज अ यूनिटरी टिल्ट। सो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था इंडिया इज फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी। सो वी कैन कंक्लूड दैट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है, लेकिन सेंटर की पावर ज़्यादा होने की वजह से इसमें यूनिटरी बाइस है, इसलिए हम इसे क्वाजी फेडरल सिस्टम कहते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हर इंडियन सिटीजन को देता है फंडामेंटल राइट्स, यानी ऐसे बेसिक राइट्स जो आपकी डिग्निटी, फ्रीडम और इक्वालिटी को प्रोटेक्ट करते हैं। पार्ट 3 इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें टोटल 6 इंपॉर्टेंट राइट्स हैं। ये राइट्स डायरेक्टली इन्फोर्सेबल है, यानी अगर एक भी वायलेट होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हो। द फर्स्ट इज राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18। दैट इज सब सिटीजन्स को बराबरी का स्टेटस मिलता है, लॉ के सामने सब इक्वल हैं। नेक्स्ट इज राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22। सिटीजन्स को बोलने का, चलने का, रहने का, काम करने का फ्रीडम होता है। नेक्स्ट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, दैट इज आर्टिकल 23 टू 24। किसी भी सिटीजन का एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो सकता, कोई भी फोर्सफुली काम नहीं करवा सकता, चाहे बच्चों से चाहे अडल्ट से। नेक्स्ट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 टू 28। आप किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हो या ना करो, इसका पूरा फ्रीडम है। नेक्स्ट इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 टू 30। इंडिया के डाइवर्स कम्युनिटीज़ अपनी लैंग्वेज, कल्चर और एजुकेशन प्रिजर्व कर सकती हैं।
एंड द लास्ट इज आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। द नेक्स्ट टॉपिक इज आर्टिकल 12। Article 12 defines the term state for the purpose of Part 3, that is fundamental rights. ये बताता है कि फंडामेंटल राइट्स किसके अगेंस्ट इन्फोर्स किए जा सकते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप स्टेट के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हो। पर ये स्टेट कौन है? सिर्फ गवर्नमेंट नहीं। इट इज़ अ वेरी ब्रॉड कॉन्सेप्ट। Now we'll understand what are the entities that are included under state in Article 12. सबसे पहला है गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। इसमें आता है यूनियन गवर्नमेंट, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। फॉर एग्जाम्पल, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई लॉ बनाए जो आर्टिकल 14 दैट इज राइट टू इक्वालिटी को वायलेट करता है तो आप चैलेंज कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट इज गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट। इसमें आती है स्टेट गवर्नमेंट्स एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड काउंसिल्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर पंजाब गवर्नमेंट किसी एक कास्ट को अनफेयरली ट्रीट करती है तो वो भी स्टेट की डेफिनेशन में आएगी। द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल लोकल अथॉरिटीज। इसमें इंक्लूड होता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, पंचायत, लोकल बोर्ड्स, जिला परिषद एक्सेट्रा। अगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली किसी एरिया में सिर्फ एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों को राशन डिनाई करता है, दैट इज वायलेशन ऑफ इक्वालिटी एंड यू कैन फाइल अ केस। नेक्स्ट इज अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसमें इंक्लूड होता है गवर्नमेंट एडेड बॉडीज, यूनिवर्सिटीज, स्टैट्यूटरी बॉडीज एक्सेट्रा। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी या LIC जैसे पब्लिक कॉरपोरेशंस भी अदर अथॉरिटी के अंदर आते हैं। लास्ट इज अथॉरिटीज अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जैसे इंडियन एम्बेसीज जो दूसरी कंट्रीज में है, PSUs वर्किंग अब्रॉड बट कंट्रोल्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंडियन एम्बेसी से इन लंदन में आप काम कर रहे हो और आपका बेसिक राइट वायलेट होता है तो वो भी आर्टिकल 12 के स्कोप में आएगा। बट वाई इट मैटर्स? फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि कौन स्टेट है, क्योंकि आप प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट डायरेक्टली फंडामेंटल राइट का केस नहीं कर सकते अनलेस दे आर एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट। अब हम पढ़ेंगे द लास्ट टॉपिक, दैट इज इंस्ट्रूमेंटालिटी और एजेंसी ऑफ द स्टेट। ये एक लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट केस था जिसमें डिसाइड किया गया था कि कौन कौन सी बॉडी स्टेट के अंडर आती है अंडर आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस केस का नाम था अजय हसिया वर्सेस खालिद मुजीब। ये हुआ था 1981 में। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि स्टेट का मतलब सिर्फ गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी नहीं, बल्कि कुछ इंस्ट्रूमेंटैलिटीज और एजेंसीज भी स्टेट के अंदर आती हैं। इसका की प्रिंसिपल ये था कि जो बॉडीज स्टेट के जैसे काम करती हैं उन्हें भी स्टेट माना जाएगा, चाहे वो प्राइवेट काम क्यों ना कर रही हो। अब हम पढ़ेंगे 6 फैक्टर टेस्ट। व्हेन इज अ कॉर्पोरेशन कंसिडर्ड अ स्टेट? सुप्रीम कोर्ट ने 6 पॉइंट्स दिए थे। फर्स्ट वन इज 100% शेयर कैपिटल हेल्ड बाय द गवर्नमेंट। अगर एक कंपनी या कॉरपोरेशन का पूरा पैसा सरकार लगा रही है, उसकी ओनरशिप उसके पास है, तो वो स्टेट के कंट्रोल में है। नेक्स्ट इज ह्यूज फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम गवर्नमेंट। अगर एक बॉडी की ऑलमोस्ट पूरी फंडिंग गवर्नमेंट से आती है, जैसे उसकी सैलरी, प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ सरकार दे रही है, तो वो प्राइवेट नहीं है, स्टेट लाइक बॉडी है। नेक्स्ट इज डीप एंड परवेसिव स्टेट कंट्रोल। अगर गवर्नमेंट उस इंस्टीट्यूशन के हर डिसीजन में इंटरफेयर करती है, जैसे हायरिंग, फायरिंग, बजट एंड अदर रूल्स, तो वो सिर्फ नाम की प्राइवेट होगी बट असल में वो स्टेट ही होगी। नेक्स्ट इज कॉरपोरेशन एंजॉयज मोनोपोली ड्यू टू स्टेट प्रोटेक्शन। अगर गवर्नमेंट किसी बॉडी को एक्सक्लूसिव राइट्स दे देती है, जैसे BSNL के टाइम पे टेलीकॉम मोनोपोली थी, तो वो भी स्टेट की इंस्ट्रूमेंटैलिटी बन जाती है। नेक्स्ट इज फंक्शंस आर ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस। अगर कोई कॉरपोरेशन पब्लिक के लिए काम करती है, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, तो वो भी स्टेट के जैसी ट्रीट होगी इवन इफ टेक्निकली प्राइवेट हो। एंड द लास्ट इज गवर्नमेंट ट्रांसफर्स इज डिपार्टमेंट टू अ कॉरपोरेशन। जैसे अगर गवर्नमेंट अपना एजुकेशन डिपार्टमेंट किसी ट्रस्ट या बोर्ड को दे देती है,
तो वो स्टेट का काम कर रहा है, तो उस ट्रस्ट या बोर्ड को भी स्टेट माना जाएगा। द बॉटम लाइन इज कि ये टेस्ट दिखाता है कि नाम से कुछ नहीं होता, काम और कंट्रोल मैटर करता है। अगर कोई प्राइवेट या सेमी प्राइवेट बॉडीज स्टेट जैसा काम करती है, तो उसके एक्शंस के अगेंस्ट भी फंडामेंटल राइट्स के लिए चैलेंज कर सकते हो आप। सो ये था हमारा क्विक एंड क्लियर ब्रेकडाउन ऑफ टुडेज टॉपिक इन स्टडी स्नैप्स विद सौम्या। आई होप आपको कॉन्सेप्ट स्मार्टली समझ आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम दिस वेरी पॉइंट, सो मेक श्योर यू डोंट मिस आउट। लाइक करो if this helped you, share with your study group, and of course, subscribe to the channel for more such concise and conceptual content. Also, follow me on Instagram, Study with Soumya, for daily mini reels, last minute summaries, and law memes too. मिलते हैं next video में. Until then, keep learning and keep growing.